नमस्कार, मैं हूं शम्स तहर खान और आप देख रहे हैं वारदात। और लीजिए, एक और रिश्ते का कत्ल हो गया। कानून की पढ़ाई करने वाली 24 साल की एक बेटी ने अपनी मां को सिर्फ इसलिए मार डाला ताकि मां की मौत के बाद मां की सरकारी नौकरी उसे मिल जाए। एक करोड़पति घर की इस बेटी ने मां के कत्ल के लिए 7 लाख रुपए का बजट रखा था, कातिलों को देने के लिए। जयपुर से आई ये कहानी जितना झकझोरती है, उससे ज्यादा ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या कोई दुनिया में ऐसा एक भी रिश्ता बचा है जिसका कत्ल न हुआ हो। छोटे बड़े और गहरे हल्के आंगन आंगन पलते हैं। जैसी जरूरत होती है ये वैसे रंग बदलते हैं। हर एक रिश्ता प्यार की लाश उठाए घूमा करता है, मजबूरी को अपना कहकर यूं ही झूमा करता है। कौन इसे समझ सका, ये किसकी सगी सौतेली है। रिश्ता एक पहेली है, रिश्ता एक पहेली है। बस कोई एक रिश्ता याद कीजिए, कोई सा भी रिश्ता। माँ बाप, भाई बहन, बेटा बेटी, न किया, सोचते रह जाएंगे, जवाब नहीं मिलेगा। इसलिए क्या ऐसा कोई रिश्ता बचा ही नहीं जिसने अच्छा हुआ जो शायद बेजान सीसीटीवी कैमरा भी इसे पूरी तरह से देख नहीं पाया। बस इसने हल्की सी झलक देखी और वही झलक अब हम और आप देखेंगे। क्या ही है इस तस्वीर में। सामने सड़क है, दाईं तरफ से एक मोटर कार तेज रफ्तार से आती है और सेकंड के 100वें हिस्से से भी कम वक्त में तूफान की तरह निकल जाती है। देखिए ना, यही तो दिख रहा है ना। चलिए एक बार और कोशिश करते हैं। फिर से सामने देखिए, दाहिनी तरफ। थोड़ा सा वीडियो स्लो कर देता हूं। अब कुछ दिखा? हाँ, शायद कोई साया सड़क पार कर रहा है और मोटर कार से टकरा गया है ना? अब कैमरे को थोड़ा करीब लिए चलते हैं। इस बार पक्का आपको सब कुछ साफ साफ दिखाऊंगा। बस पलकें मत झपकिएगा। अब दिखा, शायद काली साड़ी में ये कोई औरत है, सड़क पार करना चाहती होगी, पर तभी सफेद रंग की वही मोटर कार तूफान की स्पीड से इस महिला को उड़ाकर उछालते हुए दाहिनी तरफ फेंक देती है और मोटर कार निकल जाती है। अभी अभी आपने जो देखा वो सिर्फ एक सड़क हादसा नहीं, बल्कि रिश्तों का सबसे ताजा खून था। अपने खून का खून, एक बेटी के हाथों अपनी मां का खून। जिस कोख से उस बेटी ने जन्म लिया, जिसकी गोद उसकी पहली दुनिया बनी, उसी मां का खून। रिश्ता एक पहेली है। ये 24 साल की आयुषी है। इस वक्त जयपुर के एक पुलिस स्टेशन में है। पुलिस स्टेशन में इसलिए है क्योंकि इसने अपनी मां की सरकारी नौकरी पाने के लिए अपनी उसी मां का कत्ल करवा दिया। हमारे रिपोर्टर शरद कुमार से थाने में आयुषी का आमना सामना हो गया। शरद ने आयुषी से ये पूछा
कि जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया उसी को क्यों मार डाला? क्या माँ को मारने का कोई अफसोस है? शरद सवाल पूछते गए, लेकिन आयुषी ने सिर्फ एक सवाल का जवाब दिया। बाकी पूरे वक्त वो यूं ही इसी तरह बस देखती रही, बुद्ध बनकर खड़ी रही। कितना पढ़ाई किए हो? लास्ट ईयर बीए में। थोड़ा माँ तो बचपन से पालती पोसती, ऐसा क्यों किया? अफसोस है आपको? कितने दिन से कर रही थी प्लानिंग? हाँ? कब से कर रही थी प्लानिंग आप? उसने कहा था क्या आपसे, भाई ने? आपको डर नहीं लगा कि पकड़ा जाऊंगा? आयुषी, आपसे बात कर रहा हूं मैं। अकेले क्यों रहती थी आप? माँ से मिलती थी आप? वहाँ रहने खर्चा वर्चा कौन देता था? माँ ही देती थी ना? ठीक है, ले जाओ। और हार्ड को रही है। बात बताई। बाद में परिवार वाले नीरज की लाश उनके गांव रूपावास ले गए और वहां उनका अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन गांव में आयुषी के हाव भाव को देखकर आयुषी के मामा को कुछ शक हुआ। उन्होंने पुलिस से सिर्फ इतना कहा कि एक बार एक्सीडेंट की जांच करवा लीजिए। मामला राजस्थान हाई कोर्ट के एक सरकारी कर्मचारी की सड़क हादसे में मौत का था, लिहाजा पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस तफ्तीश के दौरान सबसे पहले पुलिस के हाथ सीसीटीवी कैमरे की यही तस्वीर लगी। जहां पर यह हादसा हुआ था उसकी बाईं तरफ इसी घर में यही वो सीसीटीवी कैमरा लगा था। नीरज शर्मा हर शाम कोर्ट से लौटने के बाद अपने 16 साल के मानसिक रूप से कमजोर बेटे को फिजियोथेरेपिस्ट के यहाँ छोड़ने जाया करती थी। उस दिन बेटी ने उसे फोन करके वापस बुला लिया और वो अकेले लौट रही थी। इसी रास्ते से वो लौट रही थी और मोटरसाइकिल लेकर रोहित जाटव रेकी कर रहा था। उसने दूर बैठे स्कॉर्पियो में आकाश शर्मा और हेमंत शर्मा को इशारा किया। जैसे ही नीरज शर्मा यहां पहुंची, ये 60 फीट चौड़ी सड़क है और सड़क पूरी तरह से खाली थी और वो किनारे चल रही थी। रोड़ी आप देख रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे की तस्वीर देखकर पुलिस भी हैरान थी। सड़क चौड़ी थी, खाली थी। नीरज शर्मा सड़क के बिल्कुल किनारे किनारे चल रही थी, तो फिर स्कॉर्पियो ने बिल्कुल किनारे जाकर उन्हें टक्कर क्यों मारी? लेकिन उसके बाद जब मौका देखा घटना स्थल पे, तो मौके में एक फुटेज में ये इंसिडेंट मिल गया हमें, जो किसी के घर लगा हुआ था सीसीटीवी, और उसको देखने से ये बिल्कुल क्लियर हो गया
कि ये एक्सीडेंट नहीं है, क्योंकि उस वक्त और कोई गाड़ी नहीं गुजर रही थी। काफी चौड़ी सड़क थी, महिला बिल्कुल एक तरफ चल रही थी और पीछे से गाड़ी बहुत ओवर स्पीड में आकर के उसको टक्कर मारी, जिससे साफ क्लियर था कि ये इंटेंशनली टक्कर मारी गई है। अब पुलिस ने आसपास के और भी सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू किया। इस बीच एक कैमरे में नजर आया कि जिस सफेद स्कॉर्पियो से नीरज को टक्कर मारी गई थी वो कुछ दूरी पर काफी पहले से खड़ी थी। एक और सीसीटीवी कैमरे से पता चला कि दो लड़के मोटरसाइकिल पर उसी जगह पहले से खड़े थे। इसके बाद जैसे ही एक्सीडेंट हुआ वो दोनों लड़के बिना नीरज की तरफ देखे ही वहां से फौरन निकल गए। बाद में कुछ आगे वही स्कॉर्पियो भी सड़क किनारे लावारिस हो गई। टक्कर कितनी जोरदार मारी है आप स्कॉर्पियो को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। ये पुरानी स्कॉर्पियो है और इसका लोहा काफी मजबूत माना जाता है, मगर जिस तरह से किनारे चल रही नीरज शर्मा को इसने टक्कर मारा है, ये पूरा लोहा मुड़ गया है, गाड़ी बुरी तरह से डैमेज हो गई है। ये हरियाणा नंबर की गाड़ी है जिसे हेमंत शर्मा ने 35,000 रुपए के किराए पर लेकर आया था हादसा करवाने के लिए और इसे छोड़कर भाग गया था। गाड़ी आकाश शर्मा चला रहा था और बताया जा रहा था इतनी तेज थी गाड़ी कि बिजली की गति से नीरज शर्मा को कुचलते हुए आगे भाग गई। सीसीटीवी कैमरे से ये साफ हो गया था कि मामला एक्सीडेंट का नहीं है। स्कॉर्पियो से ये भी खुलासा हो गया कि इसे किसने किराए पर लिया था। 8 जुलाई को एक घटनाक्रम सामने आया जिसमें प्रथम दृष्टया एक स्कॉर्पियो गाड़ी से एक महिला की टक्कर होती है और उसमें उसकी मृत्यु हो जाती है। जब इसमें आगे अनुसंधान हुआ, गहन जांच की, तो ये तथ्य सामने आए कि ये एक एक्सीडेंट, एक दुर्घटना ना होते हुए एक हत्या का मामला है, जिसमें महिला के ही जो निजी परिवार के लोग हैं उन्होंने ही एक षड्यंत्र पूर्वक साजिश करके कुछ लड़कों को पेमेंट पर हायर करके इस महिला की हत्या करने के लिए बाहर से बुलाया। ये जो लड़के थे जिनको अब गिरफ्तार किया गया है, ये लगभग महीने भर से इस रेकी में शामिल थे और घटना के दिन इन्होंने रेकी करी, महिला की जो मूवमेंट थी उनको देखा और उसके बाद में शाम को इस दुर्घटना को कारित किया। स्कॉर्पियो मालिक से होते हुए अब पुलिस नीरज शर्मा के जेठ मोहन तक पहुंची। मोहन से पूछताछ हुई। इसी पूछताछ में जो खुलासा हुआ उसे सुनकर खुद पुलिस भी मरने वाली और मारने वाली का रिश्ता जानकर हैरान कम और सन्न ज्यादा हो गई। अब मोहन से पूछताछ के बाद पुलिस को आयुषी से पूछताछ करनी थी, यानी जिस नीरज शर्मा का कत्ल हुआ उसकी 24 साल की बेटी से। पर पुलिस तब और सन्न हो गई जब LLB यानी कानून की पढ़ाई कर रही आयुषी ने पुलिस को ही कानून की धमकियां देनी शुरू कर दी। हालात को समझते हुए पुलिस ने अक्लमंदी से काम लिया और बयान दर्ज करने के नाम पर उसे उसके गांव के थाने ले जाने के बहाने जयपुर ले आई। जब जयपुर में मोहन, स्कॉर्पियो, CCTV फुटेज, किराए के कातिल सब आयुषी के सामने खड़े हुए, तब सारा कानून भूलकर उसने सच उगल दिया। सच ये कि वही अपनी माँ की कातिल है। शुरू में तो जब उसको लेने गए थे तब उसने विरोध ही किया, लेकिन जब उसको जैसे ही पता लगा कि ये सारी पूरी जितने भी लोग शामिल थे इन सबको हमने थाने में पकड़ लिया है, तब उसने सारी चीज क्लियर बता दी। क्या पछतावा है उसको? हमें तो ऐसा नहीं लग रहा फिलहाल कि पछतावा है, क्योंकि ऐसा कोई चीज देखी नहीं, पर बिल्कुल स्पष्ट है, क्लियर है। अब एक बेटी के हाथों एक माँ के कत्ल की पहले वजह सुन लीजिए। साजिश की शुरू से आखिर तक की कहानी, आयुषी, उसकी माँ नीरज शर्मा, पिता विजय शर्मा और छोटे भाई की कहानी उसके बाद। तो सुनिए, एक बेटी अपनी माँ का कत्ल क्यों कर रही है। जिनका एक्सीडेंट में डेथ हुई है, इनके हस्बैंड पहले सरकारी नौकरी में थे और उनकी डेथ के बाद जब नौकरी अनुकंपा नियुक्ति की बात आई तो ये जो बेटी है जिनको अरेस्ट किया है, ये चाहती थी कि मैं ये नौकरी ले लूं, लेकिन मदर ने ये नौकरी खुद ले ली और खुद नौकरी करने लग गई। तो इसलिए एक तो दिमाग में बेटी के ये आया कि ये नौकरी मुझे नहीं मिली और इस नौकरी को मैं
ही लेके रहूंगी। जी, आज के इस दौर में एक अदद सरकारी नौकरी पाने के लिए एक बेटी अपनी मां का भी खून कर सकती है। कम से कम आयुषी ने तो यही किया। पर क्या थी ये नौकरी? क्यों वो मां की नौकरी छीनना चाहती थी और क्यों नौकरी की खातिर मां का कत्ल कर दिया? तो असल में इस कहानी की शुरुआत होती है 2.5 साल पहले। जयपुर में ये घर राजस्थान हाईकोर्ट में काम करने वाले विजय वशिष्ठ उर्फ विजय शर्मा का है। विजय शर्मा राजस्थान हाईकोर्ट में एलडीसी थे। घर में उनकी पत्नी नीरज शर्मा, बेटी आयुषी और एक छोटा बेटा। 1 साल पहले विजय शर्मा की मौत हो गई। उस वक्त आयुषी ने 12वीं पास किया था। पिता की अचानक मौत के बाद अनुकंपा पर जब नौकरी करने की बारी आई तो आयुषी ने कहा कि वो पिता की जगह खुद ये नौकरी करेगी। लेकिन तब नीरज शर्मा के भाई यानी आयुषी के मामा ने नीरज को समझाया कि अभी तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है। छोटा बेटा मानसिक रूप से बीमार है जिसे ताउम्र तुम्हें ही देखना है। आयुषी तो पढ़ लिख कर खुद के दम पर आगे नौकरी भी कर सकती है, इसलिए परिवार को संभालने के लिए जरूरी है कि तुम खुद ये नौकरी कर लो। आयुषी के मामा भी राजस्थान हाईकोर्ट में ही एलडीसी है। भाई के समझाने पर नीरज ने पति की जगह राजस्थान हाईकोर्ट में एलडीसी के पद पर सरकारी नौकरी शुरू कर दी। बस यही बात आयुषी को बुरी लग गई। आयुषी के पिता ने जयपुर में 2 मकान बनाए थे। मां के सरकारी नौकरी करने से नाराज आयुषी अपनी मां और भाई को इसी साल जनवरी में छोड़कर पिता के दूसरे घर में शिफ्ट हो गई। मां के हत्या के आरोपी आयुषी इसी घर में रहती थी। पैदा भी ये इसी घर में हुई थी। विजय वशिष्ठ उनके पिता थे। राजस्थान हाई कोर्ट में एलडीसी, वो इस घर में रहते थे, मगर वो दूसरा मकान बना लिए थे। उसके बाद ये घर खाली पड़ा था। मां से झगड़ा करने के बाद जनवरी में इसी साल वापस ये इस घर में आ गई थी और अपने चचेरे भाई के साथ और ताऊ के परिवार के साथ रहने लगी थी। आसपास के पड़ोसियों का कहना है कि वो कमरा बंद करके रखती थी, बहुत कम निकलती थी। कभी बाहर घूमने के लिए निकलती थी तो नजर पड़ती थी, बाकी वो चुपचाप ही इसमें अकेले रहा करती थी। आयुषी के माँ बाप की अच्छी खासी प्रॉपर्टी है। जयपुर में 2 घर के अलावा गांव में जमीन है। इसके अलावा आगरा हाईवे पर नीरज शर्मा के नाम 5 बीघा जमीन है। मां से नाराज आयुषी अब वकालत की पढ़ाई के साथ साथ ये साजिश भी बुन रही थी कि कैसे मां को रास्ते से हटाकर वो उसकी जगह उसकी नौकरी ले ले। यानी जैसे पिता की मौत के बाद अनुकंपा में मां को नौकरी मिली, वैसे ही मां की मौत के बाद अनुकंपा में वो नौकरी उसे मिल जाएगी। पर वो मां के मरने का इंतजार नहीं कर सकती थी। बस तभी आयुषी ने ठान लिया कि वो अपनी मां को खुद मार देगी। सबसे पहले इस साजिश में आयुषी ने अपने ताऊ मोहन और मोहन के बेटे यानी अपने कजन बलराम को शामिल किया। उसने उन दोनों को लालच दिया। लालच ये कि अगर वो उसकी मां को मारने में उसकी मदद करे तो वो आगरा हाईवे वाली 5 बीघा जमीन उन्हें दे देगी। जो इनका परिवार इन्वॉल्व था, जो मृतका थी इनके जेठ और उसका बेटा, तो इनकी 5 बीघा जमीन जो एक्सीडेंट में जिनकी डेथ हुई है, 5 बीघा जमीन इनकी आगरा हाईवे पे बड़ी अच्छी लोकेशन पे है। तो उनके मन में ये लालच आया कि इस जमीन को वो लोग ले लें, इसलिए तो इनका ये इन्होंने प्लान किया। ताऊ और कजन को साजिश में शामिल करने के बाद अब तीनों ने नीरज को किस तरह मारा जाए इसका प्लान बनाना शुरू किया। आखिर में तय हुआ कि नीरज का कत्ल ऐसे हो जैसे रोड एक्सीडेंट में उसकी मौत हुई हो। इन तीनों ने मिलके, ये जेठ मोहनलाल, जेठ का लड़का बलराम और मृतका की बेटी आयुषी, इन तीनों ने प्लान किया कि भाई इसको कहीं एक्सीडेंट में करके एक्सीडेंट का रूप दे दिया जाए। इसको लेकर के इन्होंने, ये हेमंत शर्मा एक नाम का लड़का था, ये सब उधर के ही रहने वाले हैं, उससे संपर्क किया और पैसे का ऑफर किया। हेमंत ने फिर आकाश शर्मा से संपर्क किया। इन दोनों ने मिलकर के फिर ये बाकी लड़कों को हायर किया 1-1 लाख रुपए में और फिर इसको अंजाम दिया। आयुषी ने अपनी मां के कत्ल के लिए कुल 7 लाख रुपए का बजट रखा था। ताऊ और कजन ने किराए के कातिलों का इंतजाम किया।
इसके बाद सबसे पहले इन लोगों ने नीरज की रेकी करनी शुरू कर दी। वो कितने बजे घर से हाई कोर्ट जाती है, कब घर लौटती है, कब बाजार जाती है, कब मानसिक रूप से बीमार बेटे को डॉक्टर के पास ले जाती है। सारी रेकी करने के कुछ वक्त पहले नीरज को इसी तरह रोड एक्सीडेंट में मारने की पहली कोशिश की गई, लेकिन नीरज बच गई। एक बार पहले भी इन्होंने एक प्रयास किया था, उसमें एक दूसरी गाड़ी की जो बात है वो सामने आई है कि उसको उपयोग लेके इन्होंने प्रयास किया, पर वो सफल नहीं हो पाए और 4 तारीख को ये जो दुखद हादसा है ये हुआ। इस हादसे से नीरज इतना डर गई कि उन्होंने घर के बाहर निकलना ही छोड़ दिया। उन्हें शक हो गया था कि कोई उन्हें मारना चाहता है। इसी डर की वजह से उन्होंने अपने घर के चारों तरफ जाली लगा ली। घर में 5-5 सीसीटीवी कैमरे लगा लिए। अब चूंकि नीरज घर के बाहर निकल नहीं रही थी तो आयुषी बेचैन हो गई। तब मां को घर से बाहर निकालने के लिए आयुषी ने दूसरे तरीके अपनाने शुरू कर दिए। उसने घर के अंदर नींबू, मिर्च, लाल रंग और यहाँ तक कि पत्थर फेंकने शुरू कर दिए ताकि डर कर मां घर से बाहर निकल आए। बेटी आयुषी ने थार गाड़ी से कुचलकर मां नीरज शर्मा को पहले भी मारने की कोशिश की थी। उसके बाद मां डर गई थी। मां घर से निकलना बंद कर दी थी। मां को घर से निकालने के लिए बेटी आयुषी ने तरह तरह के तरीके आजमाए। नींबू, मिर्चा, कलर सब घर के अंदर खुद ही फेंक दिया करती थी और ये देख सकते हैं किस तरह से पथराव भी कई बार उसने करवाया है ताकि मां घर से बाहर निकले और गली में उसका एक्सीडेंट करवा दें। उसके बाद मां ने, आप देख सकते हैं किस तरह से घर के बाहर जाली लगा दिया है। 1, 2, 3, ऊपर 4 और फिर अंदर 5 सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं ताकि कोई भी आए तो पता चल जाए। वो इतना डर गई थी कि कोई न कोई उसके जान के पीछे पड़ा हुआ है। बस उसे ये नहीं पता था कि उसके जान के पीछे उसकी बेटी ही पड़ी है। भरतपुर से सुरेश फौजदार और विशाल शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। आयुषी ने सारी साजिश बुन ली थी। अब बस उसे इंतजार था मां के घर से बाहर निकलने का। और फिर वो घड़ी भी आ गई। 4 कातिल सड़क पर थे और आयुषी मोबाइल पर मां की मौत की पल पल की खबर लेने के लिए। और फिर वो खबर भी आ गई। चला रहा था। सिग्नल मिलते ही 100 से भी ऊपर की स्पीड में वो ठीक इसी जगह और इसी तरह नीरज को कुचलते हुए निकल जाता है। इसमें जो महिला की बेटी आयुषी है उसके जेठ मोहन, इसमें जो जेठ का बेटा है उसका नाम है बलराम, साथ में जो चालक था उस गाड़ी का आकाश और उसका साथी अरविंद जो गाड़ी में साथ में बैठा था। साथ में पास में एक मोटरसाइकिल पर रोहित नाम का लड़का था और रेकी जो है वो मोहित नाम के लड़के ने की थी। मैडम ये प्लानिंग किसने करी, बेटी ने या उसके कजन ने? किसने? ये मुख्य रूप से जो बेटी है उसने और उसके जो ताऊ का लड़का है बलराम, उनकी भूमिका इसमें आई है। तो सारी कहानी आपने सुन ली। अब एक बार फिर से जयपुर के पुलिस स्टेशन में खड़ी 24 साल की इस बेटी को देखिए। बस देखिए, देखते जाइए और सोचिए। छोटे बड़े और गहरे हल्के आंगन आंगन पलते हैं। जैसी जरूरत होती है ये वैसे रंग बदलते हैं। हर एक रिश्ता प्यार की लाश उठाए घूमा करता है। मजबूरी को अपना कहकर यूं ही झूमा करता है। कौन इसे समझ सका ये किसकी सगी सौतेली है। रिश्ता एक पहेली है,
रिश्ता एक पहेली है। भरतपुर से सुरेश फौजदार और विशाल शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।